फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों डाइपोल पार्ट 1 में हमने पढ़ा था किसी भी डाइपोल की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है और डाइपोल की एक्सिस पे, इक्वेटर पे एंड एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये आपने फाइंड आउट किया था। नाउ आज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम लोग किसी भी एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है और नेट टॉर्क कितना लगता है बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी डाइपोल में नेट फोर्स या नेट टॉर्क कितना है, लेकिन कंडीशन ये है कि डाइपोल कहाँ रखा हुआ है बच्चों, डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अगर हम लोग पैरेलल रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करते हैं जो कि यूनिफॉर्म है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो कितना अज्यूम कर लिया हमने, कैपिटल ई। नाउ अब मैंने अज्यूम किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को मैंने रखा। सपोज करो मेरे पास में एक डाइपोल है, मेरा जो डाइपोल है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है एक माइनस क्यू चार्ज से और दूसरा जो चार्ज मैंने अज्यूम किया वो कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन मैंने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, 2L। और हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करें, आपको पता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है बच्चों। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स अप्लाई करेगी बच्चों, फील्ड की सेम डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है बच्चों वो लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स कहाँ लगता है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर हम लोग बात करें इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना है बच्चों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन समझते हैं फोर्स एंड टॉर्क में क्या डिफरेंस है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो कैसा मूवमेंट करता है, वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब टॉर्क लगता है, क्या लगता है बच्चों, टॉर्क लगता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटर नहीं होता है बच्चों, वो रोटेशनल होता है। मतलब वो किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। अगर फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, अगर टॉर्क लगेगा तो रोटेट होगा। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है बच्चों का, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स और टॉर्क दोनों लगते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्म भी होता है और बच्चों क्या होता है, रोटेट भी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी जाता है और वो घूमता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना है, तो आपको पता है कि नेट फोर्स राइट हैंड साइड में फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, Q इंटू ई, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग जानते हैं अगर टू वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दोनों वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू ई माइनस क्यू ई विल बी इक्वल टू 0। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है कि इस डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है या नहीं। बच्चों ये बताइए इस डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है इस पर टॉर्क लग रहा है। देखो कैसे, सपोज करो मेरे पास में एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ 5 न्यूटन, यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस तरीके से फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये जो पेन है ये क्या होगा बच्चों, रोटेट होगा। रोटेट होगा मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। और किसी भी डाइपोल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पे जब इन दोनों फोर्सेस का जब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उस केस में हम लोग किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कपल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो इक्वल फोर्स लगते हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कपल। तो यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला काम में लेते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। नाउ मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसी डिस्टेंस जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको अलग से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज एंड ये हो गया दोनों के चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2L। ठीक है, नाउ ये वाला एंगल आपका कितना है बच्चों, ये वाला एंगल हो गया थीटा।
अगर हम लोग इस 2L के दो कंपोनेंट करें, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा बच्चों 2L cos थीटा, एंड दूसरा हम लोग ले वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2L sin थीटा। ठीक है। नाउ ये जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू इंटू इसकी डायरेक्शन है बच्चों ये वाली, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू इंटू इसकी डायरेक्शन है ये वाली। नाउ मुझे फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये 2L sin थीटा, क्या ये इस फोर्स के साथ में एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री। ये डिस्टेंस इस फोर्स के साथ में एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है 2L इंटू साइन थीटा। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा F इक्वल टू क्यू ई इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 2L sin थीटा, Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा। बच्चों Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। either charge into separation between two charges is called electric dipole moment. It is denoted by P, then it will be equal to PE sin थीटा। और टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल्स होता है बट बच्चों से हम लोग बोलते हैं टॉ, तो टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है। नाउ बच्चों टॉर्क कैसे क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, भैया थीटा इज द एंगल बिटवीन, बच्चों थीटा किसके बीच का एंगल होगा, थीटा डाइपोल मूवमेंट यानी पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का एंगल होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी बच्चों वो हमेशा होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको गिवन इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल बनता है इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है। नाउ आपको ये पता है कि जो वेक्टर होता है उसका दो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है स्केलर एंड होता है वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर्स का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए आपको कैसे क्वांटिटी मिलती है, ऑलवेज बच्चों वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है। नाउ पहली बात आपको लर्न ये रखनी है इस केस में, पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो टॉर्क वेक्टर होता है, जो टॉर्क होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, डाइपोल मोमेंट P के, एंड टॉर्क जो होता है वो ऑलवेज किसके परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के। हम लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा I क्रॉस J वेक्टर इक्वल टू कितना होता है K कैप, I क्रॉस J इक्वल टू कितना होता है K कैप। आई कैप जो होता है बच्चों वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप जो होता है बच्चों यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, जेड एक्सिस, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी बच्चों वो कैसी होगी, टॉर्क की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, यानी कि टॉर्क ऑलवेज पी के भी परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क ई के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों। नाउ अब हम लोग करते हैं इस पर एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों। एनसीईआरटी में आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 1.10, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.10 गिवन है आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P 4 into 10⁻⁹ coulometer is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. क्वेश्चन है बच्चों आपको गिवन है कि एक डाइपोल गिवन है, यही आपको डाइपोल गिवन है बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट आपने कितना अज्यूम कर लिया P, एंड P की वैल्यू हमें गिवन है P इक्वल टू 4 into 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। इस डाइपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एंड डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो बच्चों गिवन है वो कितना गिवन है आपको 30 डिग्री, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है आपको वो गिवन है 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है बच्चों ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसी भी डाइपोल पे टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, देन टॉ इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 4 into 10⁻⁹, ई की वैल्यू 4 into 10⁴, एंड साइन थीटा बच्चों कितना गिवन है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा बच्चों 10⁻⁻2 न्यूटन, 10⁻⁻2 न्यूटन। ये डायरेक्शन हमें मिल गई बच्चों किसकी, डाइपोल मूवमेंट की, सॉरी टॉर्क की।
ठीक है। नाउ अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो बच्चों सिंपल सा तरीका होता है, मैंने आपको बताया था कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है टॉ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। सिंगल अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग अपने राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड रूल की जो फिंगर्स है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, टूवर्ड्स पी यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, एंड उसको हम लोग कहाँ टर्न करेंगे बच्चों, टूवर्ड्स ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फिंगर्स को मैंने रखा पी की डायरेक्शन और फिंगर्स को मैंने टर्न किया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मेरा जो थंब होगा बच्चों वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन। तो यहाँ इस केस में जो टॉर्क है बच्चों आप कह सकते हो किस डायरेक्शन में होगा, वो माइनस जेड डायरेक्शन में। ठीक है, ये पढ़ा आपने किसी भी डाइपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट टॉर्क कितना होता है। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके फोर्स पर, इसके टॉर्क पे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है मेरा ये कैसा हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ये चार्ज मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये वाला मैंने अज्यूम कर लिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, एंड ये जो एंगल आपने अज्यूम कर लिया बच्चों, ये एंगल आपने कितना अज्यूम कर लिया, थीटा, जो कि कंटिन्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 आपने अज्यूम किया ये, एंड इस पॉइंट को आपने अज्यूम किया पॉइंट नंबर 2। नाउ बच्चों मैंने आपको बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। अगर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 अज्यूम करें बच्चों, और यहाँ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 अज्यूम करें, देन E2 की वैल्यू बच्चों E1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डाइपोल पे नेट फोर्स की बात करें, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ये डाइपोल है, अगर मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया E2 जो कि ज़्यादा E1 से, मतलब सपोज करो मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, तो क्या होगा बच्चों, तो 10 न्यूटन और 5 न्यूटन जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मार्कर है, ये कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स आगे की ओर मूव करेगा। बट अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत रोटेट भी होगा, मतलब इस केस में जो मार्कर होगा बच्चों वो इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डाइपोल को किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका जो पाथ होता है बच्चों, वो पाथ होता है ट्रांस रोटेशनल पाथ। कैसा पाथ होता है बच्चों, ट्रांस रोटेशनल, मतलब ट्रांस मीन्स क्या करेगा, ये आगे की ओर मूव करेगा, एंड रोटेशनल मीन्स क्या होगा बच्चों, ये रोटेट करेगा। तो नेट जो पाथ होगा बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, पाथ कैसा होगा, ट्रांस रोटेशनल पाथ। ठीक है, अगर हम लोग इस केस में डाइपोल पे नेट फोर्स की बात करें, अगर इस पे नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला टू वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों। यहाँ पे इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अज्यूम कर लिया E2, देन नेट फोर्स हो गया Q इंटू E2। सिमिलरली इस पॉइंट 1 पे जो डाइपोल पे फोर्स होगा बच्चों वो होगा Q इंटू E1, देन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E2 माइनस E1। बच्चों ये फॉर्मूला हो गया नेट फोर्स का, कब, जब डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फार्मूला और बना सकते हैं फोर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एनसीईआरटी में उसका न्यूमेरिकल भी आपको गिवन है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बच्चों मैंने कितना अज्यूम कर लिया, डेल्टा एक्स, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा एक्स, P इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से Q की वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन Q विल बी इक्वल टू P अपॉन डेल्टा एक्स, और अगर ये Q की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दें, देन नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू P अपॉन डेल्टा एक्स। एंड बच्चों ये जो डिफरेंस है E2 माइनस E1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E लिख सकते हैं। यानी कि इस केस में डाइपोल पे नेट जो फोर्स होता है वो होता है P डेल्टा E अपॉन डेल्टा एक्स।
तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स का फॉर्मूला P डेल्टा E अपॉन डेल्टा एक्स, और इन जनरल हम लोग ये भी कह सकते हैं P डेल्टा E अपॉन डेल्टा R। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका, फोर्स का फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, एनसीईआरटी में इसका न्यूमेरिकल गिवन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब हम लोग कुछ बेसिक्स बात करते हैं, कुछ फिगर्स ड्रॉ करते हैं जिसपे डाइपोल पे नेट फोर्स भी लग रहा हो, डाइपोल पे नेट टॉर्क लग रहा हो, या फोर्स जीरो या टॉर्क जीरो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, केस नंबर वन अगर हम लोग बात करें कि सपोज करो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कुछ इस टाइप से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों, और एक डाइपोल मैंने ड्रॉ किया, इस डाइपोल को मैंने अज्यूम किया -q और इसको मैंने अज्यूम कर लिया +q। अब बताइए बच्चों कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल ये पता लगा रहा हूँ कि डाइपोल पे फोर्स लगेगा या फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा या टॉर्क जीरो होगा। बच्चों यहाँ पे सिंपल सा गिवन है कि इस डाइपोल पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब F1 बड़ा है बच्चों किससे, F2 से। इसका मतलब अगर हम लोग माइनस करें तो इस केस में डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और अगर हम लोग बात करें नेट टॉर्क तो इस केस में डाइपोल पे नेट टॉर्क की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। क्यों बच्चों, सिंपल सा लर्न रखो कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पे रखा हुआ है तो उस पर नेट टॉर्क कभी जीरो नहीं होगा। अगर मैं इस डाइपोल को इस टाइप से रखता हूँ, अगर मैं डाइपोल को इस तरीके से रखता हूँ तो आप यह कह सकते हैं इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इस केस में F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, F2 की वैल्यू कम होगी, तो ये जो मार्कर है इस तरीके से मूव करेगा बट ये रोटेट नहीं होगा। इस केस में नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो नहीं होगा। केस नंबर 2, अगर बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कुछ इस तरीके से डिनोट करता हूँ, सपोज करो, और एक डाइपोल को मैंने यहाँ रख दिया -q और +q। अब मुझे बताइए बच्चों इस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ फोर्स की वैल्यू कम होगी, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बट बच्चों यहाँ पे नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो। क्योंकि नेट टॉर्क जीरो क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको सिंपल सा तरीका बताया कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, उस केस में नेट टॉर्क कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, तीसरा केस हम लोग अज्यूम करते हैं बच्चों, सपोज करो मेरे को एक वायर गिवन है, एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। ठीक है, अगर मैंने एक डाइपोल को यहाँ रख दिया, अगर मैंने डाइपोल को इस तरीके से रखा, अब मुझे बताइए बच्चों इस पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क या कौन जीरो होगा या कौन जीरो नहीं होगा। देखिए बच्चों, अगर किसी भी वायर का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 2k λ/r। इसको हम लोग इनफाइनाइट अज्यूम कर लेते हैं, 2k λ/r। अगर ये दोनों पॉइंटेड की बात करें हम लोग, ये दोनों पॉइंट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे बच्चों मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, इक्वल है। इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। इसका मतलब अगर इस पर फोर्स F1 लग रहा है तो इस पे ही फोर्स कितना लगेगा बच्चों, F1 ही लगेगा। तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इस डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। बट यहाँ पे नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस तरीके से क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल कुछ एंगल पे रखा हुआ है, यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। बट बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में मैंने इस डाइपोल को कुछ इस तरीके से रख दिया, अगर मैं डाइपोल को जिस तरीके से रखता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ फोर्स मान लेते हैं F1 है, यहाँ फोर्स मान लेते हैं F2 है। बट फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 2k λ/r, मतलब जहाँ r कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा बच्चों। तो पॉइंट नंबर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मतलब इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स ज़्यादा होगा और इस पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। एंड डाइपोल किसी एंगल पे रखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे नेट टॉर्क की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि किस केस में डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, किस केस में डाइपोल पे नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो है। अच्छा बच्चों, अगर मैं पाथ की बात करूँ, केस नंबर 1 में इसका जो पाथ होगा बच्चों वो कैसा होगा, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब ये देगा इसको ट्रांसलेटरी पाथ। नेट टॉर्क जीरो नहीं है, मतलब ये देगा इसको रोटेशनल पाथ। मतलब ये जो डाइपोल है ये घूमता हुआ आगे जाएगा, तो इसको जो नेट पाथ होगा बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी
ट्रांसरोटेशनल पाथ। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ट्रांसरोटेशनल होगा। अगर यहाँ बात करें फोर्स जीरो नहीं है मतलब ट्रांसलेटरी पाथ होगा, एंड टॉर्क जीरो है मतलब रोटेशनल पाथ नहीं होगा। तो प्योरली इसका जो पाथ होगा बच्चों वो कैसा होगा, ट्रांसलेटरी होगा। यहाँ पे फोर्स जीरो है मतलब पाथ ट्रांसलेटरी नहीं होगा, टॉर्क जीरो नहीं है मतलब पाथ रोटेशनल होगा। इस केस में जो नेट पाथ होगा बच्चों वो कैसा होगा, रोटेशनल होगा। एंड अगर हम लोग इस केस की बात करें तो फोर्स भी जीरो नहीं है, टॉर्क भी जीरो नहीं है, तो पाथ कैसा होगा बच्चों, इस केस में इसका जो पाथ होगा वो होगा ट्रांस रोटेशनल पाथ। ठीक है। नाउ अब हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये गिवन है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। सपोज करो बच्चों मेरे पास में ये जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम कर ली, इसको मैंने अज्यूम कर लिया प्लस जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जो गिवन है बच्चों वो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ये गिवन है जेड डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू क्या हो रहा है, जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि D/dr की वैल्यू आपको गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मूवमेंट 10⁻⁷ कूलम मीटर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मैं एक डाइपोल को रखूँ और डाइपोल को जो डायरेक्शन है बच्चों वो कौन सी है, माइनस जेड डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होगी बच्चों ये माइनस जेड होगी, ये प्लस जेड तो ये माइनस जेड। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक डाइपोल को रखा एंड डाइपोल की जो डायरेक्शन है बच्चों मतलब जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वो भी कौन सी है, माइनस जेड डायरेक्शन में। देन ऑब्वियस सी बात है ये चार्ज माइनस क्यू होगा और ये चार्ज प्लस क्यू होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी है। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी डाइपोल एक्सिस से किसी एंगल पे रखा हुआ है तो उस केस में उस पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। बट यहाँ पे ये जो डाइपोल है बच्चों ये एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, और एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इसमें नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो पहला अपना आंसर आ गया, नेट टॉर्क कितना हो गया बच्चों, जीरो। सेकंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेट फोर्स कितना है। तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में P/dr। P की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 10⁻⁷ कूलम मीटर। तो 10⁻⁷ इंटू D/dr आपको गिवन है न्यूटन पर 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम पर मीटर 10⁵। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो बच्चों फाइनल आंसर मुझे मिलता है यहाँ पे 10⁻⁻7 10⁻⁵। सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 10⁻⁻2 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁻2 न्यूटन और टॉर्क की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं एक सिंपल सा कंसेप्ट जो कि बेस्ड है किस पे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वायर है, इस वायर को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो कितनी है, लैम्डा। ठीक है। इस वायर से आर डिस्टेंस पे यहाँ मैंने रख दिया एक डाइपोल जिसकी डायरेक्शन जो है बच्चों वो डायरेक्शन आपको गिवन है इस डायरेक्शन में, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगर इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं ड्यू टू वायर कितनी होती है बच्चों, 2k/λ/r। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे एक डाइपोल अज्यूम करता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज, एंड दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन मैंने कितना अज्यूम कर लिया, डेल्टा। देन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मुझे इस डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे पता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू होती है P/dr इक्वल टू P/dr ऑफ E की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2k/λ/r²। देन F इक्वल टू P, 2k λ को मैंने बाहर ले लिया, D/d ऑफ 1/r।
differentiation of d upon d of 1 upon r will be equal to, we know that d upon dx of x raised to power n equal to n x raised to power n minus 1. Then here n will be equal to minus 1 because we can write d upon dr of r raised to power minus 1. It will be equal to r minus 1 r raised to power minus 1 will be equal to minus 1 r raised to power minus 2. Putting this value here, we can find 2 pk lambda into minus 1 upon r square. Then it will be equal to minus 2 pk lambda upon r square. The net force will be minus 2 pk lambda upon r square. बच्चों यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? यहाँ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है। जहाँ आर की वैल्यू कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अगर यहाँ हम लोग फोर्स की बात करें नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ फोर्स की बात करें फील्ड की सेम डायरेक्शन में, बट इस पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे फोर्स कम होगा। नेट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों? जो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि टूवर्ड्स वायर होगा। मतलब फोर्स कैसा होगा इस केस में? अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं डाइपोल का, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हम लोग किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस डाइपोल पे नेट इस डाइपोल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो हम लोग पढ़ते हैं ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल कि डाइपोल किस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ठीक है बच्चों। सपोज करो मेरे पास में डाइपोल है, ये वाला चार्ज मैंने माइनस की ऑर्जन किया, इसको मैंने प्लस की ऑर्जन किया। डाइपोल कितने एंगल पे रखा हुआ है बच्चों? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है। नाउ अगर मैं इस डाइपोल को इस तरीके से, सपोज करो मेरे पास में बच्चों डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा रिलीज करके छोड़ दूंगा तो क्या होगा? तो ये डाइपोल जो होगा इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से ये जो डाइपोल है इस एक्सिस का अबाउट क्या करेगा? ये एसएचएम करेगा। तो जब ये डाइपोल एसएचएम करेगा तो इसका नेट टाइम पीरियड कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी डाइपोल पे नेट टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। अगर हम लोग रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस पी साइन थीटा। मैंने कहा कि इस डाइपोल को हम लोग इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके वापस छोड़ रहे हैं, तो यानी कि मेरा जो एंगल होगा साइन थीटा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो साइन थीटा हम लोग किसके इक्वल पुट कर देंगे बच्चों? थीटा के इक्वल। तो टॉ किसके इक्वल हो जाएगा? टॉ इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों? वो ऑब्जेक्ट एसएचएम करेगा। ये कहाँ की बात थी? ये बात होती है ट्रांसलेटरी मोशन में। बट यहाँ पे ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, मतलब अगर हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें तो फोर्स की जगह हम लोग रिलेट करते हैं टॉर्क से, एंड यहाँ लेते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ लेंगे हम लोग रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, जो कि किस फॉर्म में होता है बच्चों? एंगल की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से वापस टॉ प्रोपोर्शनल टू कितना मिल गया बच्चों? माइनस थीटा के। इसका मतलब ये नेसेसरी कंडीशन हो गई किसकी बच्चों? डाइपोल के एसएचएम की। मतलब यहाँ भी डाइपोल क्या करेगा? एसएचएम करेगा। और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब एसएचएम करता है तो उसका जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हम लोग किसके इक्वल पुट करते हैं? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एम हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। बट यहाँ पे जब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो m की जगह हम लोग पुट करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I। ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम मास करता है रोटेशनल मोशन में वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो नेट टॉर्क हम लोग पुट करेंगे बच्चों यहाँ पे m की जगह हम लोग पुट करेंगे I ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना लेंगे हम लोग? थीटा। ये विल बी इक्वल टू माइनस पी थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया बच्चों, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। देन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ई अपॉन आई, एंड ओमेगा इक्वल टू रूट पी ई अपॉन आई, एंड टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन पी इंटू ई। बच्चों ये फाइंड आउट कर लिया हमने टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है बच्चों, इसमें डाइपोल का लास्ट कंसेप्ट है हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जिससे हम लोग बोलते हैं वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल
किसी भी डाइपोल को रोटेट कराने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल को रख दिया। ये डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, 12 है। अभी आपने पढ़ा कि इस डाइपोल पे नेट टॉर्क लगता है और टॉर्क की वजह से जो डाइपोल है बच्चों ये कहाँ आएगा, टॉर्क की वजह से ये डाइपोल इस एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है ना, अगर मैं आपको बात करूं कि ये डाइपोल इस तरीके से आ सकता है, टॉर्क इसको इस तरीके से लेके आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर इस डाइपोल को थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब मुझे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी किसके अगेंस्ट, इस टॉर्क के अगेंस्ट। और वो जो एनर्जी होती है बच्चों, वो एनर्जी स्टोर होती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं जो डाइपोल है इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है बच्चों, θ1 एंगल पे। अगर मैं इस डाइपोल को θ1 एंगल से कितना रोटेट करता हूँ बच्चों, θ2 एंगल पे रोटेट करता हूँ। मान लेते हैं ये जो डाइपोल है इसको मैंने θ1 से कितना एंगल पे रोटेट कर दिया, θ2 एंगल पे रोटेट कर दिया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे हम लोग जो वर्क डन दे रहे हैं बच्चों, वो जो रोटेट करवा रहे हैं, इसका मतलब अपना जो वर्क डन होगा बच्चों कैसा होगा, रोटेशनल वर्क डन होगा। और जब हम लोग रोटेशनल वर्क डन की बात करते हैं तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं W इक्वल टू रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह हम लोग लेते हैं टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह लेते हैं बच्चों हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, W इक्वल टू टो इंटू थीटा। बट बच्चों यहाँ पे हर केस में मुझे जो एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी वो डिफरेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से इसको रोटेट करूँगा तो मेरे को जो एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी वो कंटिन्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। यानी कि मेरा जो वर्क डन होगा बच्चों वो वेरिएबल होगा। और जब भी क्वांटिटी वेरिएबल होती है तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कराऊंगा डी थीटा एंगल से, कितना वर्क करूंगा मैं, W इक्वल टू फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉ इंटू डी थीटा। अगर टॉ की वैल्यू हम लोग पुट करें तो W इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू कितना हो गया बच्चों, डी थीटा। ये हो गया मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। बट अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है टू रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ θ1 से θ2 में तो कंप्लीट वर्क डन कितना होगा बच्चों, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद द प्रॉपर लिमिट θ1 टू θ2। ये हो गया टो इंटू डी थीटा विल बी इक्वल टू θ1 टू θ2, टो की वैल्यू पुट की पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी आपने बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, देन इट विल बी इक्वल टू पी माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस θ1, देन फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये मुझे मिल गया बच्चों टोटल वर्क डन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, किसी भी डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल पे ले जाने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है ना, अगर हम लोग इस डाइपोल के स्पेशल केस की बात करें, अगर हम लोग यहाँ ले एक स्पेशल केस, अगर मैं इस डाइपोल का θ1 इक्वल टू कितना अज्यूम कर लूँ बच्चों, 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस डाइपोल का जो इनिशियल एंगल है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, 90 डिग्री। मतलब इस डाइपोल को मैं इस तरीके से इसके अंदर एंटर करा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, जब भी हम लोग किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करवाते हैं उस केस में वर्क डन की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 0। और इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एंड फाइनली सपोज करो मैंने इसको θ1 पे एंटर करवाया और θ2 मतलब मैंने आपने कोई भी एंगल अज्यूम कर लिया थीटा, तो θ1 से θ2 पे मैंने इसको रोटेट करवाया। तो मेरा जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू माइनस पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। हम लोग जब वैल्यूज पुट करते हैं cos 90 विल बी इक्वल टू 0 एंड cos θ2 की जगह हम लोग पुट करें थीटा, देन फाइनल वैल्यू विल बी W इक्वल टू माइनस W इक्वल टू, ये फॉर्मूला पॉजिटिव होता है, W इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। वैल्यूज पुट करने पे हमें फाइनल आंसर मिलता है W इक्वल टू माइनस पी कॉस θ। और यही फॉर्मूला बच्चों किसका बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का। किसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल।
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल के। डाइपोल के पास में कितनी एनर्जी होती है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है। नाउ इसमें अगर हम लोग बात करें केस नंबर 1 अगेन, इफ थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ पे एंगल हमने कितना अज्यूम कर लिया 0 डिग्री, अगर मैं यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अज्यूम करता हूँ, देन cos 0 विल बी इक्वल टू 1, देन u इक्वल टू माइनस पी। बच्चों एनर्जी कैसी मिल रही है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मिनिमम मिल रही है, और मुझे पता है जब एनर्जी मिनिमम मिलती है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है इस कंसेप्ट पे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो आपको पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है बच्चों, मिनिमम होती है। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना पुट करें बच्चों, 180 डिग्री पुट करें, देन कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, अगर ये वैल्यू पुट करें हम लोग तो ये एनर्जी मिलेगी आपको पॉजिटिव पी। पॉजिटिव मतलब वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। अब हम लोग समझते हैं इसका एक्चुअल मतलब होता है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। बच्चों सपोज करो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ये अज्यूम कर लिया। सपोज करो इस डाइपोल को मैंने इस तरीके से रखा, ये चार्ज जो होगा माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स का लग रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स का लग रहा है इस डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी। अगर बच्चों सपोज करो मैं इस डाइपोल को यहाँ से थोड़ा सा रिलीज कर देता हूँ, अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा रिलीज कर देता हूँ और यहाँ से वापस छोड़ता हूँ, तो क्या होगा बच्चों, ड्यू टू दिस फोर्सेस ये जो डाइपोल है वापस कहाँ आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा। मैं रिलीज करके छोड़ रहा हूँ, वापस आएगा इनिशियल पोजीशन में, और इस तरीके से आके यहाँ पे रुक जाएगा। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज करो बच्चों इस डाइपोल को मैंने थीटा इक्वल टू 180 का मतलब हुआ डाइपोल को मैंने कहाँ रख दिया, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो पॉजिटिव मेरा चार्ज था बच्चों वो कहाँ आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ आ चुका है, एंड मेरा जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो यहाँ आ चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है बच्चों इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का लग रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इस पर फोर्स का लग रहा है इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव फोर्स का लग रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब ड्यू टू दिस फोर्सेस ये जो डाइपोल है ये पूरा रोटेट होके वापस कहाँ आएगा, अपने इस कंडीशन में आएगा। मतलब ये जो डाइपोल था वो पहले कैसे रखा हुआ था बच्चों, डाइपोल पहले इस तरीके से रखा हुआ था, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू टॉर्क ये अपनी इनिशियल पोजिशन से बहुत दूर चला जाएगा। किस कंडीशन में जाएगा बच्चों, रोटेशनल कंडीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन किस पे, वर्क डन टू रोटेट है डाइपोल, जो कि बोर्ड में कई बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट टोटल वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेट करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए θ1 इनिशियल एंगल आपको कितना गिवन है 0 डिग्री, एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए θ2 इक्वल टू गिवन है 180 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें वर्क डन का, W इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 विल बी इक्वल टू पी कॉस 0 माइनस कॉस 180। कॉस 0 किसके इक्वल होता है बच्चों 1 के, कॉस 180 किसके इक्वल होता है -1 के। सॉल्व करने में बच्चों ये मिल गया 1 माइनस -1, इट विल बी इक्वल टू 2, एंड फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू W इक्वल टू 2 PE। ओके।